हर हर महादेव साथियों, आप सभी अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई 18 भाग। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? निशांत मलिक ने रणबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। रणवीर जब से रणविजय से मिलकर आया था, तब से वह उसकी बातों में ही डूबा हुआ था। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन किससे शेयर करें और किससे क्या पूछे, वह समझ नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि वह खुद से कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा था। दिल कह रहा था कि रणविजय सिंह राणावत सच्चा है। उसने अगर तुम्हें एक मौका दिया है तो उस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। उसकी बात मानकर उसके तरीके से चीजों को देखने में क्या जाता है? तो दिमाग दूसरे ही दलील दे रहा था। अपने बड़े पापा की लाश भी नहीं देखी थी ना तुमने? रणविजय सिंह राणावत ने उन्हें मारकर किस कदर गायब कर दिया था, कोई समझ भी नहीं पाया था। अब तुम्हें भी वह अपने बातों के जाल में फंसाकर इसी तरह से कुछ बड़ा करने वाला है। उसकी बातों में मत फंसो, अपने फैसले पर कायम रहो। दिल और दिमाग की भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी और इसी जंग ने उसे काफी थका दिया था। इधर निशांत मलिक अपने सवाल के जवाब के लिए रणबीर की तरफ देख रहा था। क्या हुआ रणबीर, कोई बात है क्या? कुछ नहीं पापा, बस थक गया हूं। रणबीर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। आप बताइए, कैसे हैं आप? रणवीर पूरी तरफ से निशांत मलिक की तरफ मुड़ गया था। उसने गौर से निशांत मलिक के चेहरे को देखा। इस वक्त निशांत मलिक का हाथ भी उसके कंधे पर था, लेकिन जाने क्यों इन हाथों के स्पर्श में वह उसे अपनापन नहीं मिल रहा था। वह गर्मी और वह नरमी नहीं मिल रही थी जो कि उसने रणविजय सिंह राणावत के हाथों में महसूस की थी, बल्कि उसे इस वक्त निशांत मलिक के चेहरे को देखकर काफी उलझन हो रही थी। उसके सामने बैठा हुआ इंसान उसका पापा था, जिसने उसे अपनाया था, पर जाने क्यों रणवीर के दिल ने उसे कभी भी अपनाया नहीं था। क्या सच में निशांत मलिक उसके पापा जैसा उसको सेफ और खुला हुआ एनवायरनमेंट देने में काबिल था? क्या वह एक सक्षम पिता था? ना चाहते हुए भी रणवीर इस एंगल से सोचे गया। निशांत मलिक शख्सियत उसकी नजर में शुरू से एक कमजोर इंसान की थी, ये बात वह समझता भी था। ईशांत मलिक ने शुरू से घर की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन निशांत मलिक शुरू से लापरवाह था। रणवीर भी निशांत मलिक से ज्यादा ईशांत मलिक से अटैच था। इस कारण निशांत मलिक के साथ उसका कभी भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया था। यह बात भी वह समझता था, पर फिर भी क्यों? रणविजय सिंह राणावत पहली ही मुलाकात में कैसे उसके दिल तक उतर गया था, वह यह समझ नहीं पा रहा था। इस मैटर में अपने आप को रणविजय सिंह के जादू से निकालने में किसी से मदद चाहता था, लेकिन यह भी जानता था कि निशांत मलिक से इन सब बातों को शेयर करके बता करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निशांत मलिक इन सब चीजों को समझेगा नहीं। इसलिए उसने पूरी तरह से बात का रुख बदल दिया था। लेकिन निशांत मलिक के दिल में तो दूसरी छटपटाहट थी। दिल में तो चोर छुपा हुआ था जो कि उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं तो ठीक हूं, लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या यह सच में थकान है या और कुछ? निशांत मलिक ने पूछा। थकान ही लग रही है पापा। आज लगातार 2 मीटिंग हो गई, उसके बाद फिर कई जगह साइट पर भी जाना पड़ गया था। रणबीर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। पर तुम्हारी मम्मी तो बता रही थी कि आज रणविजय सिंह राणावत से मिले थे। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? निशांत मलिक ने जानना चाहा, और न इस सवाल रणवीर को फिर से उधर ही धकेल दिया, जिसके बारे में अब रणबीर सोचना ही नहीं चाहता था। इसलिए निशांत मलिक की बात सुनकर रणवीर हत्थे से उखड़ गया था। मैं रणविजय सिंह राणावत से मिला था, ये बात आपको मम्मी ने बताई? रणवीर ने अपनी गहरी नीली आंखें छोटी करते हुए निशांत मलिक से पूछा। आंखें बिल्कुल रणविजय सिंह राणावत की थीं। निशांत मलिक हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में उसने हां में सर हिला दिया। पर क्यों? रणवीर ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर का कोना कोना गूंज उठा था। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर मम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं है? आप दोनों मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? जवाब दीजिए मुझे। रणबीर गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। मन की छटपटाहट गुस्से के रूप में बाहर निकल रही थी, और रणवीर का गुस्सा देखकर निशांत मलिक 2 कदम पीछे हो गया। हम तुम पर कोई नजर नहीं रख रहे थे बेटा, बल्कि रणविजय सिंह राणावत की हरकतों पर नजर रख रहे थे। मानसी बाहर से अंदर आते हुए बोली।
उसने जब रसोई घर में रणबीर की चिल्लाती हुई आवाज सुनी थी, तभी वह इधर आ रही थी और आते हुए उसने लगभग सारी बात सुन ली थी। क्या मतलब आपका? रणवीर ने पूछा। हमारा कोई मतलब नहीं है बेटा, हमारे सारे मतलब तुमसे ही है। तुम यह मत सोचो कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है। हमें तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन हमें रणविजय सिंह राणावत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कब क्या कर देगा, इस बात पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम जब उससे मिलते हो तो मेरे दिल में एक डर बैठ जाता है, और यही डर मुझे आज होटल तक खींच कर ले गया था, मानसी ने बात बनाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक मम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो कि रणविजय सिंह राणावत मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लेगा और मैं आप सबको छोड़कर उसके साथ चल दूंगा। इतनी तो अक्ल मेरे अंदर है, और कम से कम इतना तो आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए ना, रणबीर चिढ़ते हुए बोला। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं कि तुमको कोई छोटे बच्चे नहीं हो। तुम तो बचपन से ही समझदार हो, इतना ज्यादा कि तुमको कन्वेंस करना मुश्किल होता था। तुम चीज को खुद से देखते हो, परखते हो, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हो। ये बात हम सब समझते हैं। हर पल मैंने तुमको अच्छी तरह से वॉच किया है। इस मैटर में तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, मानसी ने कहा। मानसी की इस बात ने रणवीर को रणविजय की याद दिला दी। जिस चीज को मानसी ने अपने एक्सपीरियंस को एनालिसिस करके कहा था, उस चीज को रणविजय ने बस एक नजर में रणबीर को देखते ही कह दिया था। पर कैसे? रणविजय सिंह राणावत इस तरह से डंके की चोट पर रणवीर की शख्सियत का विश्लेषण कैसे कर सकता है? रणवीर के दिमाग ने फिर उसे एक बार चोट दी। रणबीर को अपनी सोच में उलझे हुए देखकर मानसी ने आगे बोलना शुरू किया। रणविजय सिंह राणावत ने ऐसे तो हम लोगों को इतनी सारी चोटें दी हैं कि जिनको गिनना मुश्किल है, एक एक का हिसाब करना तो नामुमकिन है। पर उसके द्वारा दी गई सबसे बड़ी चोट थी ईशांत भाई की मौत, जिसको मौत नहीं हत्या कहना ही ज्यादा सही रहेगा। ऐसी हत्या जिसमें कि हम हत्यारे को जानते थे, लेकिन उस हत्यारे को हत्यारा साबित नहीं कर सकते थे। सारे सबूत गायब थे। हद यह हाल था कि हमने भाई साहब की अंतिम लाश को भी नहीं देखा था। कितनी बड़ी बेचैनी और छटपटाहट हम लोगों के दिल में होगी, तुम समझ सकते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनकी हत्या ने इस पूरे घर को हिला डाला था। इस घर की जड़ तक हिल गई थी, क्योंकि इस घर की जड़ कहो या नींव कहो, ईशांत भाई ही थे। तुम्हारे पापा तो उनके मौत ही झटके से ऐसे हिले कि आज तक निकल नहीं पाए हैं। फिर भी मैंने आगे बढ़कर इस घर को संभाला, काफी हद तक संभाल भी लिया था। लेकिन बेटा, सच कहूं तो मेरा उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। वो मेरे जेठ जी थे, निशांत के भाई थे, बस इतना ही। लेकिन तुम मेरी जिंदगी का आधार हो, तुम मेरी लाइफ का बेस हो। तुमको देखकर ही मेरी सांसें चलती है। इस बात को समझो बेटा, मैं तुमको लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। अब तुम इसके लिए मुझे सजा देना चाहो तो भी मुझे मंजूर है, पर मेरी ममता मुझे वहां तक खींच कर ले गई थी। मानसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। ओफो हो मॉम, ये क्या कर रही हो? मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। प्लीज मत रो। पर प्लीज मेरे काम करने के तरीके में इंटरफेयर भी मत करो। आप जिस एंगल से देख रही हैं वह मैं समझ रहा हूं। अगर मैं आपके लिए जरूरी हूं तो आप भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो। आप मेरे एंगल से भी देखने और समझने की कोशिश कीजिए। उस वक्त मैं रणविजय सिंह राणावत के साथ था, लेकिन आप वहां किनारे अकेली खड़ी होंगी। मैंने तो आपको नहीं देखा, लेकिन शायद रणविजय सिंह राणावत की नजरों से आप छुपी भी नहीं रही होंगी। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जैसा आपने उसके बारे में मुझे बताया है और जैसा आज पहली मुलाकात में मैंने उसके बारे में अनुमान लगाया है, दोनों इस चीज को साबित करते हैं। रणवीर ने मानसी के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा। आप मेरे तरीके से एक बार सोचने की कोशिश कीजिए मम्मा। अगर रणविजय सिंह आपको वहां से किडनैप ही करवा लेता या फिर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? मैं तो ये जीती हुई बाजी भी हार जाता ना, या फिर मैं तो बिल्कुल भी बेबस उसके हाथों की कठपुतली बन जाता। रणवीर ने मानसी को समझाने की कोशिश की। अनन्या भी अब तक यहां आ चुकी थी और अब दरवाजे पर खड़ी होकर सारा ड्रामा देख रही थी। मैं किसके लिए इस बाजी को जीतने की कोशिश करता हूं? रणवीर ने मानसी से पूछा। रणबीर के सवाल पर मानसी ने अपना सर उठाया। इस तरह मेरी तरफ मत देखिए मॉम। आप अच्छी तरह से समझती हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। बड़े पापा के लिए, आपके लिए कर रहा हूं। आप लोगों को आप लोगों का हक दिलवाने के लिए कर रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? प्लीज आप रोइए मत। आपकी आंसू मेरे अंदर और बेचैनी भरते हैं, मुझे कमजोर करते हैं। रणवीर ने मानसी के आंसू पोंछते हुए कहा। मानसी उसके सीने से लग गई। रणवीर ने एक बेचैनी के साथ मानसी को अपने में समेट लिया, लेकिन इस बेचैन दिल को कहीं भी करार नहीं मिल रहा था। वह इस वक्त अकेला रहना चाहता था। उसने धीरे से मानसी को अपने से अलग किया। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ गई होगी और मुझसे नाराज नहीं होंगी। प्लीज अब मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। इतना कहकर रणवीर वहां रुका नहीं, बल्कि अपने कमरे में बड़े बड़े डग भरते हुए चला गया। रणवीर अनन्या के बिल्कुल पास से गुजरा। अनन्या झटके से साइड हो गई और उसने घूर कर जाते हुए रणवीर के बैग को देर तक देखा। पीछे से रणवीर उसे पूरी तरह से रणविजय की तरह दिखाई पड़ रहा था। वह रणविजय, उस समय का रणविजय, जब वह आशुतोष से शादी करके राठौर मैंशन में गई थी। रणविजय की परछाई देखते ही अनन्या का दिल दहल उठा। हे भगवान, यह तो बिल्कुल अपने बाप रणविजय की परछाई है। मैं शरीर से ज्यादा देर तक उसकी परछाई को दूर नहीं रख सकती। कभी ना कभी तो यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने पूरी तरह से हो जाएंगे। तब क्या होगा, यह सोचना भी मुश्किल है। मैं मानसी की तरह आंख बंद करके नहीं सोच सकते रणविजय और ईशानी दोनों जिंदा हैं। रणविजय से भी ज्यादा ईशानी का दिमाग तेज चलता है और यह बात मैं अच्छे से जानती हूं। कभी ना कभी तो यह दोनों रणवीर पर अपना दावा साबित कर ही देंगे। मेरे सामने एक नहीं, कई प्रॉब्लम खड़ी है। मुझे जल्द जितनी जल्दी हो सके अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, वरना यह लड़का मेरे बेटे की जगह ले लेगा और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। मैं अपनी पूरी लाइफ की मेहनत इस तरह से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मुझे किसी तरह से शिवम या फिर शिवन्या को इसके बराबर में खड़ा करना होगा, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। रणविजय के बेटे को ही अगर रणविजय की जगह मिल जाएगी तो मुझे क्या फायदा होगा? पर मेरा पागल बेटा मेरी बात सुने तब ना। मुझे अब शिवन्या की मदद लेनी होगी। शिवन्या शायद मेरा साथ देने के लिए मान जाए। अनन्या के दिमाग में दूसरी शैतानी खिचड़ी पकने लगी थी। मुझे किसी तरह से शिवम या फिर शिवन्या को इसके बराबर में खड़ा करना होगा, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। रणविजय के बेटे को ही अगर रणविजय की जगह मिल जाएगी तो मुझे क्या फायदा होगा? पर मेरा पागल बेटा मेरी बात सुने तब ना। मुझे अब शिवन्या की मदद लेनी होगी। शिवन्या शायद मेरा साथ देने के लिए मान जाए। अनन्या के दिमाग में दूसरी शैतानी खिचड़ी पकने लगी थी। अगले दिन सुबह रणविजय ईशानी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन ईशानी उससे कोई बात करने को भी तैयार नहीं थी, बल्कि उसने तो बिल्कुल साइलेंट मोड ऑन कर रखा था। सारे घर वाले ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हुए इस लाइव टेलीकास्ट ड्रामे का मजा ले रहे थे। पापा आ रहे हैं दादू। शिवी ने रणविजय को ईशानी के पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो कहा, आने दो नालायक को, आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगा। रणधीर जी न्यूज़पेपर सेंट्रल टेबल पर रखते हुए बोले, अरे यार स्कॉलर मेरी बात तो सुनो ना, मैं सच बोल रहा हूं। कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मुझे देर हो गई थी और मुझे अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा था। रणविजय ने सीढ़ियों से उतरती हुई ईशानी का हाथ पकड़ लिया। जवाब में ईशानी ने उसे घूर कर देखा तो रणविजय ने दांत दिखा दिए। पक्का वाला सॉरी यार, आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल कभी नहीं होगी। देखो कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूं, अब तो माफ कर दो। तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में ही मैंने सारे काम कल ही निपटा लिए। अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। आज पूरा दिन तुम्हारे नाम। जहां कहोगी वहां चलूंगा। जगह भी तुम्हारी पसंद की होगी, चीजें भी तुम्हारी पसंद की होगी, हर चीज तुम्हारी पसंद का होगा। तुम मालकिन बनकर पीछे वाली सीट पर बैठना और मैं ड्राइवर बनकर आगे वाली सीट पर बैठ लूंगा। यह काम भी तुम्हारी पसंद का। रणविजय बोले जा रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद नहीं है। अब तुम्हारे जैसा ड्राइवर बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक इट। ईशानी ने क्लियर करते हुए अपना हाथ छुड़वाया और किचन की तरफ चल दी। व्हाट? ईशानी की इतनी क्लियर कट बात सुनकर रणविजय की तो आंखें ही बड़ी हो गईं। हद करती हो यार, इंसान ही हूं, गलती हो जाती है। तुम ही कहती हो ना कि मेरी उम्र बढ़ रही है। अब बढ़ती उम्र में चीजें भूल जाता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? पर फिर भी मैं गलती अपनी मान रहा हूं। पर इसमें कोई इतनी बड़ी सजा देता है क्या? सुबह से मना रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं, फिर भी तुम बोल नहीं रही।
रणविजय सोफे पर आकर बैठते हुए बोला। साधना जी मुस्कुरा रही थीं। वही रणधीर जी खतरनाक तेवरों के साथ रणविजय की तरफ देख रहे थे। शिवी चुपचाप अपनी हंसी दबाए हुए वहीं पर खड़ी थी। रणविजय ने एक नजर अपने पूरे घर वालों पर डाली। आप सब सच में मेरे ही घर वाले हैं ना? कभी कभी मुझे शक नहीं लगता है। रणविजय एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? हम सब बिल्कुल तुम्हारे घर वाले हैं। आजा मेरा बच्चा। साधना जी ने रणविजय को अपने पास बैठने का इशारा किया। बस एक आप ही मेरी सगी हो मॉम, और बाकी सब उधर के रिश्तेदार लगते हैं। रणविजय ने रणधीर जी की तरफ देखते हुए मुंह बनाया। उधर के रिश्तेदार लगते नहीं हैं, बल्कि अपने हैं। रिश्ते में तो तुम दोनों मां बेटे आए हुए हो। रणधीर जी ने कहा। हम भला क्यों रिश्ते में आएंगे? मैं तो इसी घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन स्कॉलर के साथ साथ आप भी मिले हुए हैं। पर मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं तो आपका बेटा हूं ना? रणविजय ने इमोशनल ड्रामा करते हुए पूछा। जब करनामे ऐसे करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। मुझसे तो अपनी तरफदारी की बिल्कुल उम्मीद मत करना। गलती करके भी तरफदारी करना तुम दोनों मां बेटे को ही आता है, मुझे नहीं। रणधीर जी कुछ गुस्से में रणविजय को जताते हुए बोले। अरे, आपको तो बस सुनाने का मौका मिलना चाहिए। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। कर तो आपकी बहू कर रही है। जाकर उसका समझाइए ना। इस उम्र में आकर बोलती है कि मैं उसे पसंद नहीं। रणविजय ने जैसे दुहाई देते हुए कहा। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें समझने की जरूरत है। कहां थे कल रात? रणधीर जी ने जैसे रणविजय की क्लास लगाते हुए कहा। अरे कहां रहूंगा? मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। घर और ऑफिस के अलावा मैं जाता ही कहां हूं? ऑफिस में ही था, बस कुछ ज्यादा ही काम हो गया था, इसलिए लेट हो गया था। रणविजय ने सफाई दी। ऑफिस में थे तुम? रणधीर जी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। लेकिन जैसे ही रणधीर जी ने पूछा कि ऑफिस में थे तुम, रणविजय के दिमाग में स्पार्क सा हुआ। उसके दिमाग में से तो बिल्कुल निकल गया था कि कल रात को तो बस सच में ही ऑफिस में था और ऑफिस में ही रुकने वाला था। तो फिर घर कैसे आया? उसने ऑफिस में ही अच्छे से ड्रिंक कर ली थी और उसका घर आने का भी कोई इरादा नहीं था। फिर क्या हुआ था? वह घर कैसे आ गया? सुबह जब उसकी आंखें खुली थीं तो वह अपने कमरे में अपने बेड पर था, मगर कैसे? रणविजय ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या रणविजय बताया कि वह कहां था? फिर कहां गया था रणविजय? यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।